अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मीन्स UPSSC से कराए जाने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं उनके GS की 1 से 1000 प्रश्नों की श्रृंखला को पढ़ रहे मौके पर, और इस श्रृंखला में आपको भारतीय इतिहास मीन्स प्राचीन, मध्य, आधुनिक, भारतीय भूगोल, विश्व भूगोल ये तक हो चुका है। और आज की टॉपिक है भारतीय संविधान। ठीक है, और जैसा कि वीडियो एग्ज़ाम डेट बिल्कुल निकट है, BPO की भी लास्ट डेट होने वाली है 2-1 दिन में फॉर्म भरने की। एक्सरे टेक्नीशियन की है, मुख्य सेविका की, मीन्स बहुत सारी वैकेंसियां हैं। तो सभी वैकेंसियों में जो है ये GS काम करेगा। आज हम लोग जो है भारतीय संविधान के बारे में पढ़ते हैं, और वीडियो यदि पसंद आए भाई तो लाइक करना ना भूलें, और ये चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहे। उसके अलावा आपको UPSSC से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ अपडेट होगी तो आपको तुरंत मिल जाएगी। चलिए, ज़्यादा डिले न करते हुए हम लोग जो है श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। पहला है, भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना निर्धारित है? तो भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात जो है 3:2 है। वास्तव में अगर डिस्कस कर लिया जाए थोड़ा सा, तो तिरंगा जो है भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, ये 3 रंगों से मिलकर बना है, और अपने राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद, नीचे गहरा हरा रंग समान अनुपात में है। झंडे की लंबाई तथा चौड़ाई के बीच जो अनुपात है वो 3:2 का रखा गया। जो बीच में सफ़ेद पट्टी है, सफ़ेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का चक्र है, जिसमें कुल 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया था। ठीक है, और इसी कारण प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ और भी इम्पोर्टेंट आपको मिल गया कि राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। इसका कारण क्या है कि 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान द्वारा इसे राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो अनुच्छेद 315। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 315। आपको बताते चलें कि भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 315 फर्स्ट के अनुसार संघ तथा राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, और 315(2) के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक ही लोक सेवा आयोग हो सकता है, लेकिन इसके लिए दोनों राज्यों के प्रत्येक सदन द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है।
लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो संबंधित सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों के नियुक्ति के लिए परीक्षा का संचालन करती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी भाषा को बोलने वालों का कौन सा स्थान है? तो वैसे चौथा स्थान है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा मंदारिन कौन सी है? मंदारिन चीनी। ठीक है, चीनी भाषा है जिसको विश्व में 14% लोग बोलते हैं। इसके बाद स्पेनिश जिसे 5.85% लोग बोलते हैं, 5.85%, तथा अंग्रेजी 5.52% बोली जाती। और हिंदी भाषा, भारतीय भाषा हिंदी विश्व में 4.46% लोगों द्वारा बोली जाती है और इसका चौथा स्थान है। ठीक है, आगे देखते हैं। किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा? तो ये थे डॉक्टर बलराम जाखड़। कौन थे? डॉक्टर बलराम जाखड़। एक्चुअल में डॉक्टर बलराम जाखड़ को 22 जनवरी 1980 को 7वीं लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया और 8वीं लोकसभा में सर्वसम्मति से इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया। स्वतंत्र भारत में लगातार 2 बार की पूर्ण अवधि के लिए बने रहने वाले एकमात्र अध्यक्ष डॉक्टर बलराम जाखड़ थे और इनका निधन 3 फरवरी 2016 को ब्रेन स्ट्रोक बीमारी से हुआ। ठीक है ना, अगला देखते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। वैसे आपको बताएं कि संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के विषय में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से यदि कोई हो मिलकर बनेगा, जिसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसे हिंदी में महान्यायवादी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महान्यायवादी। इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लिया जाए। महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है भारत का प्रमुख विधि अधिकारी होता है। यह विधि के उन विषयों पर सुझाव देता है एवं उन कार्यों को संपन्न करता है जो राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, योग्यता, पदावधि, वेतन तथा अधिकारों का उल्लेख है। मीन्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो योग्यता है, नियुक्ति है, सारी जो है संविधान के अनुच्छेद 76 में वर्णित है। नेक्स्ट देखा जाए। किस संविधान संशोधन में पंचायती संस्थाओं की संवैधानिक स्थिति प्रदान, पंचायती राज संस्थाओं की संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई? तो ये था 73वां संशोधन। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1922 के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के विषयों 29 को स्पष्ट किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। सॉरी।
अगला है, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? तो मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार राष्ट्रपति को। किसको है? राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति को स्पष्ट किया गया है। राष्ट्रपति किसी दोष सिद्ध ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है या कम कर सकता है या स्थगित कर सकता है, और राष्ट्रपति मृत्युदंड को पूरी तरह से क्षमा भी कर सकता है। अर्थात मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। ठीक है, अगला देखते हैं। बस्तर एक आदिवासी जिला किस राज्य में है? तो ये है छत्तीसगढ़ में। वास्तव में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ नया राज्य बना। वर्तमान में इसमें कुल 27 ज़िले हैं और बस्तर जो है छत्तीसगढ़ का आदिवासी जिला है। बस्तर छत्तीसगढ़ का आदिवासी जिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है। तो विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण कौन है? इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है ना। एक्चुअल में इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है इसमें 160 स्वीकृत जजों की संख्या है, और जबकि भारत के सुप्रीम कोर्ट में केवल 31 हैं और अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत में केवल 15 हैं। तो उस हिसाब से जजों की संख्या देखी जाए तो 160 केवल आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट विश्व की विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है। ठीक है, अगला। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई? तो 13 मई 1952। 13 मई 1952। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसके प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। 13 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक। और तथा यम अनंत शयनम अयंगर 8 मार्च 1956 से 10 मई 1957 तक थे। वर्तमान में ठीक है, हाँ, आगे देखते हैं। तो शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो शून्यकाल का अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए तो उसे शून्यकाल कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। शून्यकाल भारतीय संसद की देन है। भारतीय संसद की देन है। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद, दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद 12 बजे से 1 बजे तक का समय जो होता है शून्यकाल कहलाता है। 12 बजे से 1 बजे। और इस काल का दोनों सदनों की प्रक्रिया संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है। इस काल में चलने वाली कार्यवाही को भारतीय प्रेस या अखबारों ने शून्यकाल की संज्ञा दी है। इस काल के दौरान सदस्य कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाते हैं तथा उस पर तुरंत कार्यवाही चाहते हैं। ठीक है,
अगला देखा जाए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। तो संवैधानिक उपचारों के तहत जो है का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत आता है। एक्चुअल में संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकार के तहत आता है। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने का अधिकार उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी किया जा सकता है और ये रिटें 5 प्रकार की हो सकती हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश कहलाता है, तीसरा अधिकार परीक्षा, चौथा प्रतिषेध, पांचवा उत्प्रेषण। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। तो पंचायती राज निकाय, पंचायती राज निकायों में, ठीक है। सॉरी, संविधान के 73वें व 74वें संशोधन में, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन ने पंचायतों को शक्ति प्रदान की। उनके नियमित चुनाव होंगे तथा सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित होंगे। उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया और यह राज्यपाल द्वारा गठित किया जाएगा। पंचायतों को 11वीं और 12वीं अनुसूची में दिए गए विषयों पर कार्यपूर्ण शक्ति होगी। ठीक है, 11वीं और 12वीं सूची में क्रमशः 29 व 18 विषय हैं। मीन्स 11वीं में 29 है, 18 और 12वीं में 18। लोकसभा व राज्यसभा में महिलाओं के आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 15 से। ठीक है, आगे देखते हैं। देश के किसी क्षेत्र में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19। ठीक है, किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 19। ठीक है ना, अनुच्छेद 19E है, ये भी याद रखिए। अनुच्छेद 19E के अनुसार देश के किसी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता होती है। इसका अपवाद जम्मू कश्मीर अब तक बना हुआ था, ठीक है, लेकिन अपवाद दूर हो गया है, ये भी याद रखिए। अगला देखा जाए, कोई भी अल्पसंख्यक अपनी मनपसंद की शैक्षिक संस्था चला सकता है। सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में ये वर्णित है कि कोई भी अल्पसंख्यक अपनी मनपसंद की शैक्षिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। अगला, प्रभुत्व संपन्न से क्या तात्पर्य है? तो प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य होता है कि लोगों को बाह्य एवं आंतरिक मामलों में निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। ठीक है, अगला, प्रजातांत्रिक से क्या तात्पर्य है? तो लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। इसका तात्पर्य है लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। अगला है
धर्मनिरपेक्ष से क्या तात्पर्य है? नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। ठीक है ना, नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। अगला है भाईचारा से क्या तात्पर्य है? तो सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना चाहिए। भाईचारा का तात्पर्य क्या है? कि सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना चाहिए। ठीक है, तो आज की टॉपिक बस यहीं तक, और इस क्रम को आगे हम बढ़ाते रहेंगे। और जैसे ही 1 से 1000 प्रश्नों की श्रृंखला कवर हो जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे देंगे, जहां से आप डायरेक्टली इस नोट्स को भी आप फाइंड कर सकते हैं। आपको बस वहाँ टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके आप नोट्स पा सकते हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अब तक के जो भी पिछले वीडियो हैं उन सभी को यदि आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको मैं प्लेलिस्ट की लिंक भी दे देता हूं, जिससे आप डायरेक्ट जाके सभी वीडियो देख सकते हैं। वैसे हम तो ये भी कहेंगे भाई, आप चूँकि ये चैनल है तो चैनल पे तो हाई स्कूल इंटर के भी छात्रों का भी कोर्स चल रहा है, तो इसीलिए प्लेलिस्ट ऑल द बेस्ट आपके लिए होती है कि आप डायरेक्ट जीएस की प्लेलिस्ट देख लें और सीरियल्स आपको वीडियो मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट सभी वीडियो देख सकते हैं। आज 12वां वीडियो होगा। ठीक है, और यदि भाई आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ना की हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर कमेंट जो कुछ हो आप करना ना भूलें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है यही है कि भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात बहुत बार ये पूछा गया है। और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? पंचायती राज संस्थाओं की संवैधानिक स्थिति 73वां संशोधन बहुत पूछा गया है। भारत सरकार का प्रथम वित्ताधिकारी कौन है? ये सब बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, शून्यकाल कई बार पूछा गया है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध, ठीक है, तो और मृत्युदंड मामले में क्षमा देने का अधिकार, तो सब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इनको आप एक बार देख डालिए। ठीक है, और हाँ, आपको बता दें कि भाई कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड यूपी SSSC के जितने भी एग्ज़ाम हैं उससे रिलेटेड न्यूज़ अपडेट, जो भी लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट होगी वो भी आपको इस चैनल के ज़रिए तत्काल प्रभाव से मिलेगी। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, आज के लिए बस इतना ही। ये चैनल को सब्सक्राइब ना किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।